राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आज फिर से आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए और जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं उन्हें ज़रूर नोट डाउन करिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो का ये 101 प्रश्न। और जिन स्टूडेंट्स ने भी इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, स्कूली शिक्षा की सभी जानकारी प्रदान करने के लिए देश भर के 15 लाख से अधिक स्कूलों को जोड़ने के लिए MOE द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो उस पोर्टल का हमें नाम बताना है। इसके ऑप्शन है जिज्ञासा पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, शगुन पोर्टल या फिर कर्तव्य पोर्टल। तो स्कूली शिक्षा की जो सभी जानकारी हमें जिस पोर्टल पर प्राप्त होती है वो है ऑप्शन नंबर सी, शगुन पोर्टल। मैंने हर एक क्वेश्चन में उसके कुछ संक्षिप्त आंसर भी बना के रखा हुआ है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MOE ने वर्ष 2022 में देश भर के 15 लाख से अधिक स्कूलों को जोड़ने के लिए शगुन पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। यह पोर्टल स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी जानकारियां प्रदान करता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें किस किस के बारे में जानकारी हमें मिल सकती है। देखिए, जैसे स्कूलों की जानकारी, स्कूल का नाम, पता, संपर्क जानकारी, सुविधाएं आदि। शिक्षकों की जानकारी में शिक्षक का नाम, योग्यता एवं अनुभव आदि। छात्रों की जानकारी में छात्र का नाम, कक्षा, रोल नंबर, ये चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 102 है, परख किससे जुड़ा हुआ है? इसके ऑप्शन है आत्मरक्षा में सुधार से, आंगनबाड़ी शिक्षकों का प्रशिक्षण है यह, सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण है, ऑप्शन नंबर डी है प्रदर्शन और समग्र विकास का आकलन मूल्यांकन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। यह क्या है? प्रदर्शन और समग्र विकास का आकलन मूल्यांकन है। देखिए, परख का क्या अर्थ है। परख की कभी कभी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो इसके जो फुल फॉर्म है देखिए, P से परफॉर्मेंस, A से असेसमेंट, R से रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो पूरा परख का जो अर्थ है देखिए, परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा में छात्रों के प्रदर्शन और समग्र विकास का आकलन करना है। परख पोर्टल पर छात्र अपनी प्रगति का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा योजना को नया रूप दिया गया। इसके ऑप्शन है माता पिता और समुदाय की सिफारिश पर, बी है राज्यों या संघ राज्यों की सिफारिश पर, सी है NEP 2020 की सिफारिश के आधार पर, या डी है परियोजना अनुमोदन बोर्ड की सिफारिश पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, NEP 2020 की सिफारिश के आधार पर। देखिए, समग्र शिक्षा योजना जिसे SSA भी कहा जाता है, इसे वर्ष 2022 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 की सिफारिशों के अनुरूप नया रूप दिया गया। NEP 2020 में शिक्षा प्रणाली में कई बदलावों की सिफारिश की गई थी, जिसमें SSA में भी बदलाव किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन युवा आगामी बहुमुखी लेखक PM योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है? तो इसके ऑप्शन है NCERT, B है CBSE, C है NBT और D है KVS। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, NBT। देखिए, NBT
ये क्या है? इसमें युवा आगामी बहुमुखी लेखक, पीएम युवा भी जिन्हें कहा जाता है, जिसे प्रधानमंत्री युवा योजना भी कहा जाता है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य 30 वर्ष से कम आयु के युवा उभरते हुए बहुमुखी लेखकों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना है। तो योजना को नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना को कौन कार्यान्वित करता है? एनबीटी यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट। एनबीटी भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है जो पुस्तकों के प्रकाशन, वितरण और प्रचार को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है? इसके ऑप्शन है मुख्य पाठ्यक्रम, सह संबंधित पाठ्यक्रम, सी है उद्योग केंद्रित पाठ्यक्रम और डी है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। तो इसका जो सही आंसर है, जो गांधीवादी पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है, वो है मुख्य पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए। मुख्य पाठ्यक्रम गांधीवादी पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है। महात्मा गांधी ने वर्ष 1937 में बेसिक शिक्षा की अवधारणा पेश की। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष बेसिक शिक्षा की अवधारणा पेश की? तो ये की थी 1937 में। यह शिक्षा प्रणाली, जो इन्होंने बेसिक शिक्षा प्रणाली की अवधारणा पेश की, वो क्या करती थी? व्यक्ति को शिक्षित बनाने के साथ साथ जीविका उपार्जन के लिए भी उसे सक्षम बनाती थी। इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है सह संबंधित पाठ्यक्रम। विभिन्न विषयों को आपस में जोड़कर शिक्षा को व्यवहारिक बनाया गया। सह संबंधित पाठ्यक्रम में क्या किया? बहुत सारे विषयों को आपस में जोड़कर शिक्षा को व्यवहार में लाने के योग्य बनाया गया। दूसरा है उद्योग केंद्रित पाठ्यक्रम। इसमें क्या हुआ कि छात्रों को विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए। अगला है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। इसमें छात्रों को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली। तो इस प्रकार इनका बेसिक शिक्षा जो गांधी जी की थी, वो बहुत ज़्यादा कारगर भी साबित रही बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार आध्यात्मिक सत्य पर किसका अधिकार होना चाहिए? ए है राजनीतिज्ञों का, बी है पंडितों का, सी है धार्मिक व्यक्तियों का, डी है जनसाधारण का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनसाधारण का। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि आध्यात्मिक सत्य किसी विशेष वर्ग या समूह का नहीं है, बल्कि वो क्या है? सभी का उस पर समान अधिकार है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता जीवन का आधार है और सभी को इसे समझने और अनुभव करने का भी अधिकार है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुमोदन और ईमानदारी हैं, क्या है ये? रचनाएं हैं, संप्रत्य है, बुद्धि के सापेक्ष अंश है या मानवीय गुण है? तो ये दोनों क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मानवीय गुण है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ए शारीरिक विकास में तीव्रता, बी है मानसिक विकास में तीव्रता, सी है दूसरों पर निर्भरता और डी है नैतिकता का विकास। तो शैशवावस्था में इनमें से कौन सी चीज़ नहीं होती है? वो है ऑप्शन नंबर डी, नैतिकता का विकास। शैशवावस्था की जो अवधि है वो है 0 से 2 वर्ष की। तो इस अवधि में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास क्या होता है? बहुत तेज़ी से होता है। नैतिकता का विकास धीरे धीरे होता है और यह शैशवावस्था में पूरी तरह से विकसित नहीं होता। बच्चे 2 वर्ष की आयु तक सही और गलत के बीच अंतर समझने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या होता है? नैतिकता का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है और वो पूरी तरह से क्या होते हैं? दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न है, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी तथा चोर भी बना सकता हूँ। तो यह परिभाषा, यह कथन किसने दिया है? इसके ऑप्शन है तुर्खीम, मैकडूगल, जेपी वॉटसन है, ये जेबी वॉटसन नहीं है, डी है डीबी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जेपी वॉटसन। और ये जो परिभाषा है वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है?
इसके ऑप्शन है टरमन, बिने, गेट्स और थॉर्नडाइक। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के जो जन्मदाता हैं वो हैं बिने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निर्माणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन है तत्परता परीक्षण, प्रवीणता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन हेतु इनमें से जो परीक्षण है जिसका प्रयोग किया जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी, निदानात्मक परीक्षण। देखिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन हेतु निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। यह परीक्षण छात्रों की सीखने की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का पता लगाने में क्या करती है, सहायक रहती है। इस जो निदानात्मक परीक्षण है इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो भी बच्चों को सीखने में परेशानी आती है उन समस्याओं का पता लगाया जाता है और शिक्षकों को छात्रों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार शिक्षण योजना तैयार करने में भी ये सहायता करता है। अगला प्रश्न है एक छात्र विज्ञान के प्रश्न करते हुए प्रश्न पर अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे एक युक्ति सूझी और समस्या हल हो गई। तो इस प्रकार के अधिगम को क्या कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है सक्रिय अनुबंधन, बी है क्लासिकी अनुबंधन, सी है सूक्त द्वारा अधिगम या डी है श्रेणीबद्ध प्रविधि। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सूक्त द्वारा अधिगम। सूक्त द्वारा अधिगम, जिसे इनसाइट लर्निंग भी कहा जाता है, एक प्रकार का अधिगम है जिसमें अचानक से समस्या का समाधान हमें मिलता है और यह अधिगम तर्क और समझ के आधार पर होता है तथा जटिल समस्याओं को हल करने में भी ये सहायता करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग मूल्यांकन हेतु किया जाता है। इसके ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण, बी है निर्धारण परीक्षण, सी है अभिवृत्ति परीक्षण और डी है तत्परता परीक्षण। तो इनमें से प्रयोगात्मक मूल्यांकन हेतु किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उपलब्धि परीक्षण। देखिए, योगात्मक मूल्यांकन हेतु उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण की जो विशेषता है उसे हम देख लेते हैं। यह परीक्षण छात्रों द्वारा सीखे गए ज्ञान और कौशल का आकलन करने के लिए विकसित किया गया है। अगला पॉइंट इसमें है, देखिए, यह परीक्षण विभिन्न प्रकार के कार्यों पर आधारित होता है जैसे कि भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। अगला है इसमें, यह परीक्षण छात्रों की प्रगति को मापने में भी सहायक है। अगला प्रश्न देखिए, एक अध्यापक छात्र कक्षा में पाठ पढ़ाने के पश्चात छात्रों को पुस्तक में दिए गए प्रश्न करने के लिए देता है। तो छात्र किस नियम का इसमें पालन करेंगे। जब पहले कक्षा में पाठ पढ़ा लेते हैं टीचर और उसके बाद छात्रों को पुस्तक में प्रश्न को हल करने के लिए दिया जाता है, तो इसमें कौन सा नियम लगेगा हमें ये बताना है। इसमें है तत्परता का नियम, पुनर्बलन का नियम, अभ्यास का नियम या निकटता का नियम। तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी, अभ्यास का नियम लागू होगा। देखिए, अब अध्यापक द्वारा पाठ पढ़ाने के बाद छात्रों को पुस्तक में दिए गए प्रश्न करने के लिए देना अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज का पालन करने का एक उदाहरण है। इसमें क्या करते हैं बच्चे, जो भी टीचर ने पाठ पढ़ाया तो उसका वो किसमें अपने जो प्रश्नों का हल निकालते हैं उसमें वो बार बार अभ्यास करते हैं। तो इससे उन्हें अपने उत्तर को जांचने में भी क्या मिलती है, सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, अभ्यास का नियम शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, इसमें अगला पॉइंट, यह छात्रों को सीखे गए ज्ञान को याद रखने में भी सहायता करता है। और अभ्यास के नियम से क्या होता है, यह छात्रों को सीखे गए ज्ञान को समझने में भी सहायता करता है तथा यह छात्रों को सीखे गए ज्ञान को लागू करने में भी सहायता करता है। पहला है कि यह सीखे गए ज्ञान को याद रखने में सहायता करता है बच्चे की, दूसरा है सीखे गए ज्ञान को समझने में सहायता करता है और तीसरा है सीखे गए ज्ञान को ये लागू करने में भी सहायता करता है। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धि एक क्या है, संप्रत्य है, रचना है, संप्रत्य और रचना है या रचना से निकला संप्रत्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी,
बुद्धि क्या है, एक संप्रत्य और रचना दोनों ही है। देखिए इसे हम इस तरह से समझेंगे, बुद्धि को हिंदी में प्रायः दो कारकों के संयोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। पहला है संप्रत्य। संप्रत्य क्या होता है, यह समझने, सीखने और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को संदर्भित करता है। इसमें सूचनाओं को ग्रहण करना और उनका विश्लेषण करना तथा उनसे अर्थ निकालना शामिल होता है। अगला इसमें है रचना। यह क्या होती है रचना, यह नई चीज़ों को सोचने, समस्याओं को सुलझाने और रचनात्मक कार्यों को करने की क्षमता को संदर्भित करता है। इसमें मौजूदा ज्ञान का उपयोग करके नए विचारों और समाधानों का निर्माण करना शामिल है। तो बच्चा जब अपने पुराने ज्ञान जो उसके मस्तिष्क में रहता है उसका उपयोग जब वो नए विचार और समाधानों को निकालने में उसका प्रयोग करता है तो यही क्या कहलाता है, उससे वो क्या करता है, एक नई चीज़ की रचना करता है। अगला प्रश्न है आत्मनिर्देश। ये क्या है, कठोर अनुशासन है, विकासात्मक उपादान है, आत्मनियंत्रण है या शैक्षिक लक्ष्य है। तो ये एक क्या है, ऑप्शन नंबर सी आत्मनियंत्रण। देखिए आत्मनिर्देश आत्मनियंत्रण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह स्वयं को निर्देशित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करने की एक क्षमता है। तो इससे क्या करता है बच्चा, जब आत्मनिर्देश वो खुद को देता है तो वो क्या करता है, खुद अपने ऊपर नियंत्रण लगाता है, गलत चीज़ों को करने से वो खुद को रोकता है और अपना जो उसको लक्ष्य प्राप्त करना है उसकी ओर वो अग्रसर रहता है। आत्मनिर्देश की विशेषताएं यहाँ पर हम देखेंगे। इसमें स्वयं को प्रेरित करने की क्षमता। आत्मनिर्देशित व्यक्ति स्वयं को प्रेरित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अगला है इसमें पॉइंट, स्वयं को नियंत्रित करने की क्षमता इसमें रहती है। आत्मनिर्देशित व्यक्ति अपनी भावना और व्यवहार को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं और जो व्यक्ति स्वयं को आत्म निर्देशित करता है तो उसका अपने ऊपर नियंत्रण रहता है तो वही सफलता भी प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है कक्षा 1 से 8 में ब्लॉक अवधि के दृष्टिकोण का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। इसमें ऑप्शन है विषयों के बीच लंबा ब्रेक लेना, बी है अधिक पाठ्येतर गतिविधियों के लिए अनुमति देने के लिए, सी है स्कूल बैग का वजन कम करना और डी है पढ़ाए जाने वाले विषयों में अधिक विविधता लाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विषयों के बीच लंबा ब्रेक लेना। देखिए ब्लॉक अवधि दृष्टिकोण में छात्रों को एक निश्चित समय अवधि जैसे 2 घंटे के लिए एक ही विषय पढ़ाया जाता है। तो यह दृष्टिकोण छात्रों को विषय पर ध्यान केंद्रित करने और गहन समझ विकसित करने में मदद करता है। यह विभिन्न विषयों के बीच अधिक विविधता लाने में भी मदद करता है जो छात्रों को ऊबने से बचाता है और उनकी सीखने में रुचि भी बनाए रखता है। जब बच्चों को 2 घंटा लगभग एक विषय, हम जैसे अगर विज्ञान उन्हें पढ़ाएं तो क्या होगा, विज्ञान विषय पर उन्हें और ज़्यादा रुचि जगती है कि वो और ज़्यादा टीचर से कुछ नए सवाल कर सकें, कुछ नया सीख सकें, क्योंकि बहुत कम समय में विज्ञान जैसा विषय हम अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए लगभग 2 घंटे बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो उस 2 घंटे में टीचर से जो उनके मस्तिष्क में नए नए सवाल निकलते हैं, बनते हैं, तो उन्हें वो टीचर से पूछ सकें और कुछ अपनी समस्याओं का हल भी वो निकाल सकें। तो इसलिए क्या इसमें विषयों के बीच लंबा ब्रेक लिया जाता है। अगला प्रश्न है शिक्षा से तात्पर्य है राष्ट्र प्रेम और देश का प्रशिक्षण। यह कथन किसका है, अरविंद का है, प्लेटो का है, गांधी का है या डीवी का है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो ने यह परिभाषा दी है कि शिक्षा से तात्पर्य है राष्ट्र प्रेम और देश का प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति की प्रारंभिक तैयारी किसकी देखरेख में पूरी की गई है। तो इसके ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय,
TSR सुब्रमण्यम समिति, डॉक्टर KR कस्तूरीरंगन समिति या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, KR कस्तूरीरंगन समिति। देखिए, इस समिति का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए नई शिक्षा नीति के प्रस्तावों का निर्माण करना था, क्योंकि जो हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली थी उसमें सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया। यह नीति शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को शामिल करती है। अगला प्रश्न है, NEP 2020 किस कक्षा के छात्रों के लिए FLN प्राप्त करने पर विशेष बल देती है? इसमें ऑप्शन है ग्रेड 1, बी है ग्रेड 2, सी है ग्रेड 3 और डी है ग्रेड 4। तो इसमें जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेड 3। NEP 2020 के अनुसार FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को, अर्थात इसका जो हिंदी में नाम है वो है प्रारंभिक साक्षरता और गणित क्षमता प्राप्त करने के लिए विशेष बल दिया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रेड 3 यानी कि कक्षा 3 तक के सभी छात्रों को प्रारंभिक साक्षरता और गणित क्षमता हासिल कराई जाए, इसका यही मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक NPST मुख्य रूप से क्या कवर करते हैं? तो इसके ऑप्शन है छात्र अपेक्षाएं और दक्षताएं रखना, बी है पाठ्यचर्या विकास दिशा निर्देश देना, सी है शिक्षक की भूमिकाएं और अपेक्षाएं और डी है स्कूल प्रशासन दिशा निर्देश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक की भूमिकाएं और अपेक्षाएं। तो शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक NPST मुख्य रूप से शिक्षक की भूमिकाओं और अपेक्षाओं को कवर करते हैं। तो इसमें शिक्षक की क्या भूमिकाएं हैं, देखिए, शिक्षक को छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। दूसरा है इसमें पॉइंट, शिक्षक को छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने में सक्षम होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है शिक्षक को छात्रों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। अगला इसमें देखिए क्या है शिक्षक का कार्य, शिक्षक को छात्रों की प्रगति का आकलन करने में सक्षम होना चाहिए। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है मूल्यांकन मानकों पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश तैयार करने के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो इसका जो ऑप्शन है देखिए, शिक्षा मंत्रालय, परख, स्वायत्त विद्यालय या फिर राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषद। राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषद NAAC मूल्यांकन मानकों पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश तैयार करने के लिए उत्तरदायी संगठन है। NAAC को मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा स्थापित किया गया है और राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषद का मुख्य कार्य शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन के विभिन्न पहलुओं पर नीति और दिशा निर्देश तैयार करना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए डैश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पहला है मातृभाषा, बी है विदेशी भाषा, सी है अंग्रेजी भाषा और डी है केवल सांकेतिक भाषा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मातृभाषा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के सभी बच्चों की शिक्षा के लिए मातृभाषा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसका अगला पॉइंट है देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्राथमिक स्तर तक के बच्चों के लिए बहुभाषी शिक्षा पर भी बल देती है। अगला पॉइंट है इसमें, NEP 2020 के अनुसार बच्चों को उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। और अगला पॉइंट है, मातृभाषा बच्चों को सीखने में मदद करती है और उन्हें अपनी संस्कृति और विरासत से जोड़े रखती है। NEP 2020 में यह भी सिफारिश की गई है कि बच्चों को कम से कम एक भारतीय भाषा और एक विदेशी भाषा भी सीखनी चाहिए। देखिए हमारा अगला प्रश्न है,
3R के शिक्षण में कौन सम्मिलित नहीं है? लिखना, पढ़ना, गणित या फिर दोहराना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दोहराना। देखिए 3R शिक्षण, जिसे 3Rs भी कहा जाता है, इसमें पढ़ना, लिखना और अंकगणित, जो कि रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक के लिए एक संक्षिप्त नाम दिया गया है, जो गांधी जी की बेसिक शिक्षा का आधार था। इसमें दोहराना नहीं आता है। हमारा अगला प्रश्न है और आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। निगमनात्मक और आगमनात्मक पद्धति प्रतिपादित की। किसने की थी? प्लेटो ने, वेबर ने, जॉर्ज पेने ने या फिर टेलर ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो ने। प्लेटो ने निगमनात्मक आगमनात्मक पद्धति को प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों में नए गुणों और विचारों का विकास करना होता है। इसमें तर्क वितर्क को किसी भी ज्ञान का आधार माना जाता है। देखिए हम आगमन विधि और निगमन विधि को थोड़ा सा सरल शब्दों में समझ लेते हैं। आगमन विधि क्या होती है? इसमें सबसे पहले शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ उदाहरण देते हैं और फिर उनसे क्या करते हैं, सामान्य नियम निकालते हैं। जैसे साइंस के सब्जेक्ट में आप देखें तो टीचर अगर क्लास में बच्चों को उदाहरण देने के लिए कुछ चीज़ों को ऊपर से गिराते हैं तो वो क्या करती हैं, चीज़ें नीचे गिरती हैं। तो बाद में इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। और निगमन विधि में जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें सबसे पहले नियम बताए जाते हैं और फिर उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। जैसे अगर आप हिंदी विषय में बात करें तो पहले अगर टीचर संज्ञा की परिभाषा देंगे इसमें निगमन विधि में, और उसके बाद टीचर बच्चों से बोलेंगे कि अपने आसपास के देखिए चारों ओर नज़र घुमा के कि आपको जिसमें जो संज्ञा की परिभाषा में जो शब्द आए हैं उससे मिलते हुए शब्द कौन कौन से हैं। तो इस तरह से बच्चे वहाँ पर फिर आंसर देना शुरू करते हैं। तो ये वीडियो आज की आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आजकल टेट वगैरह एग्ज़ाम में इसी तरह के कुछ कठिन क्वेश्चन आते हैं, जिनकी लैंग्वेज भी बहुत कठिन रहती है। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। मैं आपके लिए इससे और भी बेहतर क्वेश्चन लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।